मैं हूं संजीव चौहान, नई दिल्ली से, स्टेट मिरर हिंदी से। और मेरे साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, लीशा यादव हैं श्री गंगानगर से, जिन्होंने अभी 2024 का एसएससी स्टेनोग्राफर का जो रिजल्ट आया है उसमें डी ग्रेड पाया है। आपको बधाई हो स्टेट मिरर हिंदी की तरफ से। लीशा, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। लीशा, हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो एसएससी 2024 का रिजल्ट आया है स्टेनोग्राफर का, इसमें बड़ा बच्चे होपलेस हो गए हैं, लाखों बच्चे। क्यों, क्या वजह रही है? ये डी डी वाले बच्चे जो, मतलब जो सी में आने के चांस थे, वो बच्चे डी भी लेना उनको मुश्किल हो गया है। ये मेरिट इतनी हाई क्यों चली गई है? कभी नहीं गई थी आज तक के इतिहास में एसएससी स्टेनोग्राफर में। जी सर। सर, इसका मेन कोज ये है कि सबसे कट ऑफ इस पर सबसे ज्यादा गई है। तो रिकॉर्ड में फर्स्ट टाइम है कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाना। तो इसका बड़ा रीजन ये है कट ऑफ जाने का, जिसकी वजह से सी की अपेक्षा करते हुए भी बच्चों को डी में जाना पड़ रहा है। एंड आई हैव स्कोर्ड 157। तो उम्मीद थी कि थोड़ा सा था कि हाँ शायद ग्रेड सी मिल जाए। बट वही है कि डी में भी इतना ज्यादा कि डीओपीटी यानी कि जो अच्छी मिनिस्ट्रीज में आते हैं उसके भी लाभ पड़े हुए हैं सर। तो ये ऐसा क्यों हुआ? मेरा सवाल ये था कि इतनी कट ऑफ स्किल के उसमें स्टेनोग्राफी में कभी नहीं जाती थी, 176 पहुंच गई है इस बार। इसका मेन कोज ये भी हो सकता है कि सर जो सीजीएल वाले हैं, सीएचएसएल वाले वाले हैं, एमटीएस वाले हैं, तो सर वो भी हमारा ये एग्जाम देते हैं स्टेनो वाले। जरूरी नहीं कि वही हमारा पेपर देते हैं, हम भी उनका एग्जाम देते हैं सर, जो सीजीएल या फिर सीएचएसएल वाला होता है। तो इसका मेन कोज ये भी हो जा सकता है, क्योंकि अ, जैसे कि उनसे सर बाद में स्किल ही निकलता, बट वो हमारे कट ऑफ बढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन लीसा, ये बात तो गलत है। ये तो एसएससी को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनको स्टेनोग्राफर के जो बच्चे चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, उनके लिए स्किल पहले ले लें। जो स्किल में पास हो उनका रिटर्न कर लें। क्या ये वो नहीं है? तो जो स्किल अगर पास हो जाएंगे, जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट पास हो जाएंगे, वो रिटर्न में अपने आप कमाएंगे। फिर सीजीएल, एमटीएस, ये सब घुसेंगे नहीं रिटर्न की ट्राई मारने के लिए, जो बाद में आते नहीं है। हाँ सर। सर, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगर एसएससी पहले स्किल लेती है फिर बाद में एग्जाम लेती है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है स्टेनो वाले बच्चों को भी, क्योंकि उससे ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी उससे। और जैसे हम भी जैसे सेफ रहेंगे कि अपने मार्क्स लेकर। और अगर स्किल पहले होता है, एसएससी अगर स्किल पहले लेती है, तो ये एसएससी स्टेनो वाले बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सर इसका। आपने भी डी ग्रुप निकाला है एसएससी का 2024 बैच स्टेनोग्राफर का। आपको डी ग्रुप में कौन सा मिनिस्ट्री मिला है बेटा? सर, मुझे अलॉट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उड्डयन ठीक है। मंत्रालय। अब सवाल ये कि आपने तो सी की उम्मीद लगाई हुई थी, आपका पेपर भी सी के हिसाब से गया था, रिटन शॉर्ट हैंड भी आपका सी के हिसाब से गया था, लेकिन सी नहीं मिला। अब सर, आगे इस तरीके के बच्चे बहुत होपलेस हुए होंगे। एक आप लीसा नहीं, लाखों बच्चे होंगे एसएससी के इस तरीके के, जो प्रभावित हुए हैं इस हाई मेरिट से। और हाई मेरिट किसने की है? एमटीएस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो ट्रायल के लिए सिर्फ आते हैं कि हम रिटर्न में कितने तैयार हैं। बट नुकसान उससे सरकार को होता है, उसको अच्छे कैंडिडेट टाइम पे नहीं मिल पाते हैं स्किल के शॉर्ट हैंड वाले। और शॉर्ट हैंड वाले में एमटीएस, सी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज या सीजीएल, इन बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरिट हाई हो गई तो जो बच्चे अधिकार था, जिनका हक था स्टेनोग्राफर्स वालों का, उनकी कट ऑफ उतनी नहीं आ पाई और वो शॉर्ट हैंड आने के बाद भी पीछे रह गए। तो इससे तो सरकार को और बच्चों को दोनों को ही नुकसान हुआ ना। जी सर, ये सरकार को और बच्चों को भी देखना चाहिए सर। सरकार को भी स्टेप लेना चाहिए और बच्चों को भी इस बारे में अवेयर होना चाहिए कि जो सीजीएल या फिर एमटीएस जो हमारा आके एग्जाम देते हैं, उनके सोचना चाहिए उनकी वजह से किसी और की सीट खराब ना हो सर। और सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए कि कुछ ऐसे जैसे कि स्टेप्स ले जिसके कारण से हमें भी थोड़ा बेनिफिट हो। जैसे कि आपने बताया कि पहले स्किल ले लें फिर बाद में प्री ले लें। तो ये एक अच्छी सोच है, अगर हम इसे सरकार इसे फॉलो करती है, अगर सरकार इसे सुनती है, जरा सा भी सुनती है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है सर। स्टेनो वालों की सीट खराब नहीं जाएगी और सीजीएल वालों को भी अपनी, जो सीजीएल के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको भी अपना प्रेफरेंस पोस्ट जो है, जो। वो मिल जाएगी। लिशा यादव, आपने स्टेनोग्राफर एसएससी
का कंपटीशन सी और डी ए क्वालिफाई करने के लिए कितने घंटे रिटन की तैयारी की थी? सर लगभग पूरा दिन ही जाता था, जैसे कि सब चीजें एक साइड में रख के बस पढ़ाई पढ़ाई यही था सर। कि जैसे मुझे, सर मैंने 3 साल से अपने घर पे दिवाली नहीं मनाई है सर। और कोई भी फेस्टिवल फेस्टिवल होते हैं तो उन्हें भी ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, लग जाएंगे एक बार फिर मनाएंगे। बर्थडे होता है वो भी कभी सेलिब्रेट नहीं किया इन 3 सालों में सर, मतलब ऐसा बहुत जोर शोर से। तो यही है सर कि एक रेगुलरिटी कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है सर। और लिसा, आपने कोचिंग ली थी रिटन की तैयारी के लिए, एसएससी सी ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ाई के लिए, स्किल की तैयारी के लिए कोचिंग ली, रिटन की तैयारी के लिए कोचिंग ली नहीं ली, कहाँ ली, ये सब बताएंगे थोड़ा बच्चे, ताकि उससे अवेयर हो सके, जो हुआ है एसएससी सर एग्जाम स्टेनोग्राफर का वो निकल सके उनके। सर एवरेज लेवल का एग्जाम आता है। अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं निकालना चाहता हूँ, अगर अच्छी सीटिंग है, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी अच्छी है, और सारी चीजें इकट्ठा लेकर चले, अगर मन में ठान ले, डिटर्मिनेशन हो, तो सर निकल सकता है पेपर। और मैंने कोचिंग जो मेरा बहुत अच्छा बेस बना है वो आईसीएस से बना है सर। यहाँ अब पे गंगानगर बबीता में मैम, ब्रांच। आप बबीता मैम की बात कर रही हैं? जी जी सर, बबीता मैम, परिमल सर और पूरी आईसीएस टीम। जो इन्होंने बेस बनाया है सर वो बहुत आगे तक अभी तक भी मेरे काम आ रहा है सर। एंड स्किल के लिए मैंने किया था, कमल सर है यहाँ पे, शॉर्ट हैंड के नाम से कोचिंग है गंगानगर में ही। तो मेरे दो फ्रेंड्स हैं, एक है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में और एक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उन दोनों ने वहां से ही स्टेनो निकाली है सर। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये प्रेफर किया कि मैं भी वहां से कोचिंग लूँ। और बाकी जो मेरे मेंटर थे जिन्होंने गाइडेंस दी, जैसे परिमल सर है, बबीता मैम है, और जो फ्रेंड्स थे सब, सर्कल भी बहुत अच्छा था। एंड खुद ने भी बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी बनाकर काम किया, अपने ऊपर काम किया, डिटर्मिनेशन लेके चलना है, ये सर ने सिखाया, मैम ने सिखाया कि डगमगाना नहीं है कभी भी। यही है सर। लिशा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिकली अगर पढ़ने जाइएगा, मतलब मीन्स ऑफ लाइन, तो ऑफलाइन में समस्या ये आती है, बहुत सारे बच्चों की भीड़ होती है कोचिंग सेंटरों में। तो वहां पे आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट, ये हर बच्चा एक टेम्परामेंट का, एक कैलिबर का नहीं होता है, कोई 10 नंबर वाला होता है, कोई 50 नंबर वाला होता है। ये उस भीड़ में बच्चे कैसे अपने को मैनेज करें? आपने कैसे मैनेज किया अपने? सर सबसे पहले मैं ये प्रेफर करूंगी कि अपना बेस बनाने के लिए पहले ऑफलाइन कोचिंग, जैसे कि सेंटर में जाके पढ़ना, ये करनी चाहिए सर। 8 महीने या साल भर ये करनी चाहिए, ये कोचिंग ऑफलाइन। एंड सर वो तो खुद पे होता है कि खुद को संभाल के रखना होता है सर उस भीड़ में, कि कुछ गलत साइड में नहीं जाना, बस यहीं आके यहाँ पे पढ़ना ही है। मुझे याद है कि मैंने कभी क्लास बंक नहीं की सर, मैंने रेगुलर क्लास लगाई है, हमेशा क्लास में ही बैठते थे और क्लास लगाते थे। तो वो ये कि सर खुद को संभाल के रखना होता है क्लास में जाके। शॉर्ट हैंड के आपने स्किल के लिए कितने टाइम तैयारी की, मतलब डे फर्स्ट से उसके बाद टिल एग्जाम, जो आपका शॉर्ट हैंड हुआ स्किल का? जब से मैंने तैयारी शुरू की है रिटर्न की, रिटर्न के साथ साथ मेरा स्किल चला है सर, बिल्कुल साथ साथ में दोनों चीजें साथ लेकर चली हूँ मैं। एंड जब एग्जाम था, जब जैसे हमारा रिटर्न एग्जाम हो गया, तो उसके बाद हमें 2-3 महीने मिले थे स्किल के लिए। तो उन 2-3 महीनों में इतना इतना शॉर्ट हैंड किया, इतना शॉर्ट हैंड हाथ से निकाला जितना रिटर्न नहीं किया सर। 13-13 घंटे, 14-14 घंटे की है सर, स्टेनो की है, लिखी है। स्टेनो के लिए मूल मंत्र क्या है कि बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहे? आपने कैलाश चंद्रा से ही की या कोई और थी? उसके लिए आपने इंग्लिश की या हिंदी की? सर मैं हिंदी शॉर्ट हैंड हूँ, पिटमैन से जो है शॉर्ट हैंड की है, जो बुक आती है पिटमैन की। एंड बट एट द एंड यही है सर कि प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड की सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप कितना उसे टाइम देते हो, क्या क्वालिटी है आपकी शॉर्ट हैंड की, और कितना आप उसे हाथों को घिसना होता है ना शॉर्ट हैंड पे, उतना ही निखर के आती है सर शॉर्ट हैंड। निशा, ये पेन और पेंसिल का इस्तेमाल जो है, क्या करना चाहिए बच्चों को इस्तेमाल? बहुत से बच्चे कहते हैं पेंसिल टूट जाती है, घिस जाती है, आउटलाइन गड़बड़ हो जाती है, मोटी पतली का फर्क नहीं रहता है, तो बच्चे पेन पे आ जाते हैं कि पेन से सेम आउटलाइन चलती है, टूटने का डर नहीं होता, रिस्क नहीं होता है। आप क्या कहते हैं इसमें?
सर मैं हमेशा से पेंसिल प्रेफर करती हूँ, और ब्लेड से मैं उसे शार्प करती थी, ब्लेड से शार्प करके। तो ब्लेड से क्या होता है, उसकी जो लीड होती है पेंसिल की, वो टूटने का थोड़ा कम रहता है, कि वो नहीं टूटती है, और उससे अच्छी राइटिंग होती है, और समझ में भी सारा आता आता सारा पेन से भी सारा समझ में है वही। बट वही सर, मेरी प्रेफरेंस पेंसिल है ये कि। आपका था। हाँ जी सर। ऑन एन एवरेज कितने बच्चे को तैयारी करनी चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर वाले को? और विशेषकर आपके शायद मैथमेटिक्स तो नहीं होती है, 3 पेपर होते हैं इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हूं तो आप उसको सुधारिए। इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, 3 पेपर हैं आपके स्टेनोग्राफर के एसएससी के लिए। 100 की इंग्लिश आती है, 50 की रीजनिंग, 50 की जीके। इसमें कौन सा नंबर ज्यादा खींच जाता है बच्चे का, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं होते हैं? जी सर। तो बच्चे को मैथमेटिक्स सबसे पहले क्या का क्या बेस, तैयार करना चाहिए? मैथमेटिक्स का सबसे पहले बेस होना बहुत जरूरी है सर, कि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही मैथ छोड़ देंगे। अगर अपने बिल्कुल मैथ छोड़ देंगे तो रीजनिंग ठीक लेवल की आती है सर, एवरेज लेवल की आती है, एवरेज से थोड़ा सा मॉडरेट से अपने करें ना कि टफ की, और वो लेवल होता है। अगर अपने मैथ छोड़ देंगे तो वो रीजनिंग हो नहीं पाएगी सर, ठीक है। स्टेनो की। तो रीजनिंग को अब आप साथ इन लेकर चलना पड़ेगा। तीन पेपर में किस किस को पहले, किसको बाद में, क्या सीक्वेंस रखा और क्या रखना चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर्स के बच्चों के लिए रिटन की तैयारी के लिए? कितना कितना सर टाइम किसको देना चाहिए? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप इंग्लिश को दो। इंग्लिश का वेटेज 100 मार्क्स का है, तो उतना ज्यादा टाइम भी इंग्लिश को देना पड़ेगा। अगर आई हैव स्कोर्ड अराउंड 88.75, इंग्लिश में? 100 में से मैंने 88 स्कोर किए हैं सर। एंड तो वही है कि जितना ज्यादा इंग्लिश पढ़ोगे, और शॉर्ट हैंड वाली सी बात है कि प्रैक्टिस इसकी भी बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, वही था कि सुबह आते ही मैंने ऐसे था कि 100 इडियम्स निकालने हैं, आपको के आगे से निकालने हैं, 100 सिनोनियम निकालने हैं, 100 एंटोनियम निकालने हैं। एंड डे सेकंड पे मैं उसे पहले सारे को रिवाइज करती थी, एंड अगले वाला फिर वो पढ़ती थी, रिकॉल करती थी जैसे कि। एंड फिर क्या होता था कि कॉम्प्रीहेंशन इसका 35 के अराउंड रहता है, अराउंड 35 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन रहता है। सबसे पहले वो कैब और रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए सर, है ना। तो इंग्लिश तो ऐसे निकल जाता है सर, रीजनिंग के लिए? प्रैक्टिस से। रीजनिंग एंड जीके क्या क्या बोल रहे हैं सर? रीजनिंग के लिए क्या तैयारी कैसे करेंगे? और रीजनिंग का जीके मेरा की? बेस सारा एसीएस का ही है। एंड रीजनिंग प्रैक्टिस चाहिए सर, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए रीजनिंग की, कि जितना। इंग्लिश और रीजनिंग तो लिशा बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मुसीबत आती है जीके की, कि जीके तो आज की जनरेशन के मतलब एकदम मैथ की तरह ही लगती है स्टेनोग्राफर जी बच्चों के लिए। जी सर, बिल्कुल जो कट ऑफ हाई की जाती है वो जीके होती है सर। एंड वही है कि अगर जीके कंसेप्ट क्लियर है तो जीके मार्क्स, जीके में आप मार्क्स बना लेंगे। बट वो कंसेप्ट क्लियर, वही 16-17 नंबर आने हैं सर। एंड वही अगर जैसे मान लीजिए 35 मार्क्स जीके में आते हैं, तो एंड 90 अराउंड इंग्लिश में आते हैं, और रीजनिंग में 45-46 के अराउंड आते हैं, तो वही है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कि जीके में कितने मार्क्स से हमारा लास्ट सवाल ये है? मेरे हाँ, आई जीके हैव में कितने थे और स्कोर्ड रीजनिंग में? अराउंड, रीजनिंग में मेरे थे 44.25, एंड जीके में अराउंड 22-23 के अराउंड थे सर। एंड इंग्लिश में थे 88.75। आपका टोटल स्कोर मेरिट के जाके क्या बना? वन नॉर्मलाइजेशन हो गए, सब हो गए, 157.36 बने थे सर मेरे फाइनल स्कोर जो है। शुक्रिया निशा, स्टेट में जी हिंदी से बात करने के लिए और बच्चों के लिए बताने के लिए कि कैसे करें क्वालिफाई और तैयारी कैसे करें एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए, चाहे सी डी ग्रेड हो और चाहे डी। लेकिन एसएससी को और भारत की सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उससे अच्छे स्टेनोग्राफर चाहिए अपने मंत्रालयों में, अपने केंद्रीय विभागों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसको एसएससी के स्टेनोग्राफर के एग्जाम में रिटिन बाद में लेना चाहिए, स्किल पहले ले लेना चाहिए, ताकि जो शॉर्टेज जानने वाले बच्चे हैं वही रिटर्न में आए, और रिटर्न की जो बाकी अदर कैटेगरी के बच्चे आके एग्जाम देके मेरिट हाई कर जाते हैं, वो मेरिट हाई ना हो और स्टेनोग्राफर बच्चों को चांस मिल सके। आप यही कहना चाहते हैं? आप सहमत हैं मेरी बात से? जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं सर, स्टेनो वाले सारे बच्चे आपसे अग्री करेंगे इस बात पे। तो
क्योंकि जब हमारा एग्जाम होता है तब बहुत सारे टीचर्स इस तरह से आवाज उठाते हैं कि जो सीजीएल वाले और एमटीएस वाले हैं वो एग्जाम ना दे, शॉर्ट हैंड का एग्जाम ना दे, क्योंकि उनकी वजह से हमारी कट ऑफ काफी जाती है। फिर शॉर्ट हैंड के लिए जितना टाइम मिलता है और फिर एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि कट ऑफ इतने चले गए और काफी बच्चों सीट से रह गए, जो नीडी बच्चे हैं वो भी रह गए या जो कैलिबर जिनमें था वो भी रह गए, तो तो इसका ये सीजीएल डिमेरिट वाले, होता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वाले, ये बच्चे जो आते हैं ट्रायल के लिए एग्जाम देते हैं स्टेनोग्राफर वालों के साथ में रिटिल, और जो स्टेनोग्राफर के बच्चे हैं वो मात खा जाते हैं, ये नंबर लेके फाइनल जाना नहीं है इनको, क्योंकि इनके पास स्किल नहीं है सीजीएल और एमटीएस वालों के पास, लेकिन वो एग्जाम ट्रायल के लिए आते हैं कि हम रिटिन में कितने काबिल हो सकते हैं, अपना कितना निकाल पाएंगे रिटिन। ठीक है, इनको नहीं आना चाहिए, और ये व्यवस्था सरकार और एसएससी को करनी है। शुक्रिया अलीशा यादव, बात करने के लिए। स्टेट में हिंदी के साथ थी श्री गंगानगर से लीशा यादव, जिन्होंने 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर बैच में डी ग्रेड क्वालिफाई किया है। शुक्रिया लीशा।